दोस्तों, रंगों की बात आती है। होली का त्योहार है। रंगों का एक अपना महत्व होता है। भाईचारे के रंग होते हैं और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का प्रतीक भी होते हैं। लेकिन इस होली पे एक रंग और है। वो है युद्ध की संभावनाओं का रंग, युद्ध की आशंकाओं का रंग। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्रुव दीक्षित। हम आपका स्वागत करते हैं। समाजशास्त्र में लगातार आप अध्ययन भी कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। युद्ध का एक समाजशास्त्र होता है। प्रथम विश्व युद्ध से लेके आज तक की जो स्थितियां हैं, युद्ध और इसमें जिस तरीके का विध्वंस होता है, उससे समाज पर क्या असर पड़ता है? नमस्कार। देखिए, युद्ध एक सामाजिक घटना है। पहले भी युद्ध होते थे। अगर अपन ध्यान दें, महाभारत का युद्ध सबसे पुराना युद्ध माना जाता है। महाभारत के युद्ध से लगातार फिर भारत में कई आक्रमण हुए। उसके बाद मुगल आए, मुगलों का आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, फिर अंग्रेज आए। और इसी बीच में 18वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी समाजशास्त्र की, फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति ने ही समाजशास्त्र का जन्म दिया था। उद्भक्ता की क्रांति के कारण जो सामाजिक विचार या नई विचारधारा आ रही, उसके परिप्रेक्ष्य में एक विषय स्टार्ट किया गया जो समाज का अध्ययन करेगा। उसी में एक हर्बर्ट स्पेंसर हुए हैं इंग्लैंड के। उन्होंने कहा कि युद्ध को खाली दो देशों के बीच में संघर्ष के रूप में ना देखा जाए, बल्कि वो एक सामाजिक घटना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। और तभी से युद्ध का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ वार, स्टार्ट हुआ। हालांकि अपने यहाँ भारत में इस पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होता है और आपके कैम्ब्रिज वगैरह में होता है, जेएनयू में भी होता है, अपने यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वगैरह कुछ जगह करा है, पर इसको उतना ज़्यादा नहीं देते। लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 आपके दशक से कह सकते हैं कि युद्ध पे चर्चा हो रही है। युद्ध सिर्फ पहले ये होता था। महाभारत का युद्ध भी क्या था? सत्ता का संघर्ष था कि संसाधनों पे कब्जा करना है। कौरव नहीं चाहते थे कि हमारी थोड़ी सी भी जमीन पांडवों को मिले। 1 इंच भी जमीन देना एक नहीं एक चाहते। इंच भी नहीं। मतलब संसाधनों पे पूरा कब्जा रखना चाहते थे। उसी संसाधन की लड़ाई में हुआ और ना कौरव बचे ना पांडव। युद्ध में कभी भी फायदा किसी को नहीं होता। दूसरी चीज, सामाजिक, जो समाजशास्त्र कहता है, इसमें युद्ध के कारण क्या है, पूरी सामाजिक संरचना बदल जाती है, सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है, सामाजिक मूल्यों का पतन होता है। आपके जो समाज के नियम आदर्श हैं, महाभारत में क्या हुआ था कि कर्ण जैसे योद्धा ने भी द्रौपदी का चीरहरण में साथ दिया। वहां भीष्म पितामह कुछ नहीं करे, चुपचाप देख रहे। यानी सामाजिक मूल हमारे इतने गिर जाते हैं, हम ऊंच नीच, आदर्श और सत्य असत सब भूल जाते हैं। द्रौपदी के चीरहरण में यह हुआ ना, एक महिला के साथ में आप अगर उसको हार गए थे ना, द्रौपदी। एक तो युधिष्ठिर ने भी युद्ध के शुरुआत में कि हमको जीतना है, तो वो अपना मनोबल भूल गए, अपनी नैतिकता भूल गए। उन्होंने द्रौपदी पत्नी को दांव पे लगा दिया। जब हार गए तो कौरवों ने उसके साथ दुराचार किया, किन्हीं भरे उसमें नग्न करना चाहा। तो ये नैतिकता खत्म होती। फिर इसी तरह हिटलर ने भी, देखिए, जब युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वार, हिटलर ने भी बहुत ज़्यादा करा कि गैस चैम्बर में भर दिया। अभी जो युद्ध हो रहे हैं, अभी का युद्ध सिर्फ एक अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। पिछले 4 साल से, लगभग 4 साल हो रहा है, यूक्रेन के पास इतना ज़्यादा यूरेनियम है, उस पर कब्जा करके अपने परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए पुतिन जी लगे हुए हैं। वहीं यूरोप के नाटो वाले जो हैं वो चाहते ना हो। और इसके बाद आप देखिए, अमेरिका का शुरू से था, उसने पहले सद्दाम हुसैन को इसी तरह से मारा। इराक पे कब्जा करना था कि इराक पे जो तेल के कुएं हैं वो हमारे नियंत्रण में आ जाए, हम जैसा चाहे तेल दें। और उसके बाद अब उसने ईरान पे करा। अभी उसके कुछ दिन पहले वेनेजुएला पे उसने करा था। वहां के राष्ट्रपति को जबरदस्ती उठा के ले गया था। ये ऊर्जा को लेके ज्यादा कुछ हो रहा है। ऊर्जा का संकट यह है कि ऊर्जा के कारण ही सब कुछ चल रहा है। आज आपकी गाड़ी, आपका पेट्रोल, आपके मोबाइल, कैमरे, इंटरनेट सब ऊर्जा से चल रहे हैं। यूरेनियम के लिए यदि यूरेनियम के लिए यूक्रेन पर हुआ है, तो ये इजराइल ईरान के बीच में ये जो है तेल भंडार को लेकर। तेल भंडार, ईरान के पास पूरे वर्ल्ड का जो है लगभग 30% जो है ऑयल, क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाई करता है। और उसके आसपास के जितने देश हैं, चाहे कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया, इन सब के पास है। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात हम पूछें, युद्ध से फायदा किसको होता है? इसमें समाज, सत्ता और पूंजीवादी,
व्यवस्था, इन तीन पे अगर विचार करें तो इसका लाभ मिलता है पूंजीपति को। बिल्कुल सही। देखिए, पूंजीपति जो है, पूंजीवाद वास्तव में समाजवाद समाज के हित के लिए है, कि समाज को कहीं ना कहीं मदद करना है, समाज की सेवा करना है। पूंजीवाद का एक ही एजेंडा रहता है कि मेरा फायदा हो, बाकी का कितना भी नुकसान उससे हमें कोई लेना नहीं, अपने फायदे के लिए करते हैं। तो पूंजीवाद कभी भी फायदेमंद नहीं रहा, सिर्फ एक का रहता है पूंजीवाद। तो जो पूंजीपति होते हैं उनकी दौलत बढ़ती जाती, उनकी अट्टालिकाएं बढ़ती जाती, उनकी संपदा बढ़ती जाती। अभी जो चल रहा है, पुतिन भी चाह रहे हैं कि पूरे यूक्रेन पे मेरा कब्जा हो जाए और जितना यूरेनियम है वो मैं अपने पास रख के परमाणु शक्ति या परमाणु रिएक्टर जो बनाऊंगा सेंटर, उससे मैं ऊर्जा बेचूं। तो वो तानाशाही उनकी भी है कि मैं एक छत्र राज चाहता हूं, जैसे सिकंदर महान बनना चाहता रहा। अब उसके बाद दूसरे आ गए मिस्टर ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का तो एक ही एजेंडा है, व्यापारी आदमी है, नेतागिरी कर रहा है, वो उसको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपनी पूंजी बढ़ाना है। व्यापारी आदमी है, पूंजीपति है। वेनेजुएला पे उसने कब्जा कर लिया। वेनेजुएला के बाद अब दूसरा कब्जा ईरान पे कर रहा है। ईरान पे थोड़ी सी उसको दिक्कत ये, उसने अपने साथ जोड़ा है कि इसको हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन ईसाई इन तीन के बीच में बांटने के यहूदी। चक्कर में यहूदी, यहूदी शुरू से मुस्लिम के विरोधी थे, इसराइल को उसने ले लिया। इसराइल के पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, यहूदी सबसे ट्रेंड होते हैं, चाहे वो आइंस्टीन हो, बिल गेट्स हो, माइक्रोसॉफ्ट, सारे यहूदी हैं। अब ये जो आपके अमेरिका के हैं महाशय, ट्रम्प महाशय, ये चाह रहे हैं कि सारा पेट्रोल, सारे कुएं, जो तेल के कुएं अगर हमारे हो जाएंगे, फिर हम जैसा चाहे चलेंगे, जैसी चाल चलना चाहेंगे वैसी चलेंगे। ये तानाशाही है। और यूनाइटेड नेशन इस वक्त पूरी तरह से शांत बैठा है, कोई चर्चा ही नहीं करता। अभी आप देखिए, 3 महीने पहले भारत ने जब साथ नहीं दिया था कि हम चाइना से, रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो उसने आपने 150% टैरिफ लगाया, फिर उसमें 150, फिर 200 करता रहा। अल्टीमेटली जब उसको समझ में आया, भारत के सामने दब नहीं पाया, तो उन्होंने कहा हम टैरिफ 18% पे ले आए। लेकिन ईरान के साथ वो चीज़ नहीं है ना। ईरान में उसको मालूम था कि उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ आयतुल्ला खमैनी के बाद से ये खैमनेई आए थे। खैमनेई भी अब उनके दूसरे दौर में आ चुके हैं, कभी भी वैसे भी। अच्छा, इसमें शिया सुन्नी का विवाद जो है, अब जो जिस तरीके से पहले सुन रहे थे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि उनमें एक हो चुका है, वो एकजुट होकर तो विरोध में देखिए, आ गए। युद्ध क्या करता है, संगठित भी करता है। युद्ध खाली नुकसान नहीं करता है। दुर्खिम ने कहा था, युद्ध के कारण जब भी युद्ध होता है, संरचना खत्म होती है, एक नई संरचना, नई व्यवस्था बन जाती है। ये एमाइल दुर्खिम फ्रांसीसी समाजशास्त्री, उसने बहुत पहले कहा था, युद्ध से व्यवस्था बदलती है। अब देखिए, किसी ने सोचा नहीं था कि शिया सुन्नी एक होंगे, लेकिन यहाँ पे शिया लोग पे जब आक्रमण हुआ, तो सुन्नी को लगा कि अगर आज भी हम एक नहीं होते, हम अलग रहेंगे, तो आने वाले दिन में, क्योंकि मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन के बीच में टकराव बहुत है। भारत में हिंदू मुस्लिम का है, पर वर्ल्ड लेवल पे आप देखें तो क्रिश्चियन और इस्लाम, इनके बीच में टकराव है। तो सुन्नी को समझ में आ गया बहुत जल्दी, अगर हम अभी नहीं जागे, अगर हमने शिया का साथ नहीं दिया, तो आने वाले दिन में हमको भी इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि वर्ल्ड के कई देश हैं ना जो कि सुन्नी हैं, तो इसलिए वो सब एक हो गए। और ये होना था, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि आपने एक घायल शेर को जगा दिया है, वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं की तरफ जा रहा है विश्व, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की स्थितियां बनेंगी? देखिए, तीसरा विश्व युद्ध कहने के लिए तो है, लेकिन बहुत पहले से चल रहा है। आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था 50 के पहले, 44 में, हाँ, एक युद्ध के बाद तो दूसरा युद्ध अपने अब आप आप चलता देखिए, रहता है। उसके बाद से करीब कहीं ना कहीं वर्ल्ड में युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, भारत और चीन का हुआ हो, अमेरिका ने वियतनाम पे करा था, फिर अफगानिस्तान में तो और ज़्यादा बुरी हालत हुई थी, अमेरिका को अपना पूरा लाव लश्कर रख के भगना पड़ा। रशिया बहुत दिन तक था, कई महीने, वो भी छोड़ के चला गया। अफगानिस्तान अभी पाकिस्तान से लड़ रहा है। कुवैत के साथ आपने इराक से करा, यरूशलेम से, कहीं भी ऐसा, बलूचिस्तान भी एक बलूचिस्तान। अपने तरीके का है। अच्छा, जैन जी वाला है, ये अमेरिका क्या करा रहा है आजकल, जैन जी की आड़ में वो बच्चों को बरगलाता है। पहले देखिए, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, आपके पाकिस्तान में भी हो चुका है।
और बांग्लादेश में भी हुआ है। तो अगर आप कहा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो थर्ड वर्ल्ड वार नहीं, कम से कम 15वां वर्ल्ड वार हो चुका होगा, क्योंकि वर्ल्ड वार में सभी प्रभावित हो रहे हैं ना। और आज तो टेक्नोलॉजी का मामला है, जिसके पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है आप सोच नहीं सकते, अगले के पास उससे ज़्यादा होगी। अभी ठीक है, आपने खामनेई को घर बैठे मार दिया, लेकिन आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, ईरान के पास भी उतनी एडवांस मिसाइल्स हैं, उसने अपने चारों तरफ के जितने 9 देशों पे अटैक करा एक साथ। हाँ, अमेरिका के एयरबेस जहां जहां थे हाँ। वहां उसने अटैक किया। अमेरिका की एयरबेस नहीं, उसने इसराइल की कंपनियां हैं, इसराइल की जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है ना, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सब इसराइल की हैं, तो हर जगह उनके आउटलेट हैं, उन्हीं पे गिर रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने हमको यहाँ बर्बाद करा, हम आपको इन देशों में जहाँ आपकी पूंजी लगी है उस पूंजी को खत्म करेंगे, क्योंकि कोई भी युद्ध जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आम जनता का, सिविलियंस का। अभी आप क्या सोच रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पेट्रोल 106 रुपये कुछ पैसे है ना, बहुत जल्द आप देखना वो 106 से सीधा सरकार को 125 रुपये करना पड़ेगा। डीजल का भी हाल जो अभी 94-95 रुपये चल रहा है, वो आपको 110-115 के आसपास जाएगा। इंटरनेट महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा वगैरह सब चल रहे हैं ना, जो ये माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स वगैरह जितनी कंपनियां हैं सब इसराइल के हैं, यहूदी हैं ये लोग। तो ये अपना नुकसान इनका जो हो रहा है, यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ट्रेन का किराया बढ़ जाएगा, आपके यहाँ जो सामान आ रहा है, खाद्यान्न वगैरह आ रहा है, हम जो बेच रहे हैं, सब ट्रांसपोर्टेशन चीज सब महंगा सब महंगा हो जाएगा। इवन जो विदेशों में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी फीस भी बढ़ जाएगी। यानी समाज पर इसका सीधा असर सीधा आर्थिक रूप से आने वाला है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से भी आएगा। सामाजिक रूप से ऐसे कि हमारे अपने संबंध खत्म हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, जैसे शिया सुन्नी एक हो गए, अभी इसी में धार्मिक उन्माद और बढ़ेगा। आपने देखा होगा झगड़ा कहाँ हो रहा है, ईरान हमसे बहुत दूर है, लेकिन कश्मीर में प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, जबलपुर में हुआ कि नहीं हुआ पर अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं। लेकिन चार बाग ये जो है ना अपना आधारताल तरफ है, मदार टेकरी, यहाँ पे भी हो सकता है। अभी नहीं हुआ जो भी वजह, पर वहाँ भी हो सकता है। इंदौर में भी थोड़ी छुटपुट हुई है, बम्बई में भी होने वाली है। इकट्ठे तो हो रहे हैं, वो तो सरकार का नेटवर्क अभी इतना अच्छा है कि सरकार कंट्रोल करे हुए है, नहीं तो यहाँ पे भी यही स्थिति होगी, यहाँ पे भी लड़ाई मारकाट बढ़ सकती है। इसमें आम जनता पिसेगी। अगर आप ईरान क्या सोच रहे हैं, कम से कम ईरान 25 साल तक नहीं उठ सकता। जिस तरीके से तबाही हुई है ईरान में, वो देखिए, तो उठ ही नहीं पाएगा। जितना उसके पास पैसा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में उतना ही खर्च हो जाएगा। चर्चा अपन ने शुरू की थी युद्ध की, गाजा की स्थिति भी देखें, पूरा ध्वस्त हो चुका है। फलस्तीन वाला जो मामला है उसमें भी देखें, यूक्रेन को भी आप यूक्रेन में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता था यूक्रेन में। आज 4 साल से एक बोरा गेहूं का उत्पादन वहां नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा बारूद बिछा हुआ है, जमीन पूरी खत्म हो गई उनकी। तो दोस्तों, युद्ध का समाजशास्त्र समझने की जरूरत है। आप भी महसूस करेंगे कि युद्ध जो है कोई नहीं चाहता, लेकिन होता है। किन वजहों से होता है, किन जरूरतों के लिए होता है, सत्ता के लिए होता है, सत्ता पर अपनी वजनदारी बनाए रखने के लिए होता है। आज की चर्चा एक लाइन बोलूंगा, ये वास्तव में युद्ध क्या है, एक स्वीकृत हिंसा है, सैंक्शन हिंसा है, सामाजिक राजनीतिक रूप से। मतलब समाज भी चाहता है युद्ध हो और राजनीति भी चाहती है, सामाजिक राजनीतिक रूप से इसको स्वीकृत हिंसा कह सकते हैं। जबकि हिंसा हमारे यहाँ क्या, बुद्ध का देश है, हिंसा को हम अच्छा नहीं मानते, दूसरे देशों में अच्छा नहीं मानते। बाइबल भी खुद कहती है कि आप हिंसा मत करिए, कुरान भी यही कहते हैं हिंसा नहीं करिए। लेकिन आज बाइबल, कुरान या गीता, इस सभी को आप देखिए, ये स्वीकृत रूप से सारे देश चाह रहे हैं कि हिंसा हो, जिससे सत्ता पे हमारी पकड़ बनी रहे, हमारी संरचना पे आ जाए, संसाधन हमारे पास आ जाए और फिर हम अपने हिसाब से मिलाएं। इसलिए युद्ध का सबसे बुरा पक्ष ये है, इसने नैतिकता खत्म कर दी है, इसने हिंसा को स्वीकृत रूप से, सैंक्शन रूप से बढ़ावा दे दिया कि आप करिए हिंसा, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिनको समझने की भी जरूरत है और जानना भी जरूरी है। युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन युद्ध हो रहा है। किसके लिए हो रहा है, इसको अगर आप समझेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि युद्ध जो है वो कुछ लोग अपनी सत्ता पर पकड़ या वर्चस्व के लिए
पूरी दुनिया को, पूरी आबादी को, समाज को, आपके सांस्कृतिक संबंधों को दांव पर लगा देते हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये स्वीकृत नरसंहार का एक उदाहरण हो सकता है। आज की चर्चा यहीं तक। डॉक्टर ध्रुव दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।